वैसे ही बोल रहा था। अब आ रही है? अच्छा। ओहो। चले, ये फिर दोबारा मैं रिपीट कर दूँ? इतना मैंने 10 मिनट वैसे ही बोल लिया। शुक्र है बता दिया, वरना ये रिकॉर्डिंग फिर अपलोड भी करने होते। चलिए मैं ये स्क्रीन के ऊपर यार रिपीट कर रिपीट कर रहा हूँ, चले कोई जी मसला सर। नहीं जी सर। जी। एक तो ये बात मैं बता दूं ना कि आज हमारी लैब नहीं हुई, उसकी वजह ये कि ठीक है जो सर। हमारी लैब है ना, वो लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड स्टॉप बैंड, वो अगला चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 14, जिसमें हम क्या करेंगे, अभी हम जितनी भी एनालिसिस कर रहे हैं उसमें हम फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कांस्टेंट रख रहे हैं। ये देखिए, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये 100 पाई और ये भी 100 पाई, इसको हम कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है, ये सेम रहती है। जब फ्रीक्वेंसी आप वेरी करते हैं तो उस हिसाब से फिर कैपेसिटिव और इंडक्टेंस, उनकी जो इम्पिडेंसेस है ना वो इंक्रीज डिक्रीज होती है। तो जी वहाँ सर। फिर ये है कि कुछ फ्रीक्वेंसी, अगर रेजिस्ट आरसी सर्किट है तो वो फिर कुछ फ्रीक्वेंसीज को स्टॉप करता है, कुछ को जाने देते हैं, ठीक है, उससे फिर फिल्टर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह वेंसडे वाली क्लास में, फिर इसलिए अगले मंडे में फिर हम उसको पीस पाइस में इजीली समझ सकेंगे, वरना आज मैं करता आपको समझ नहीं आती कि ये सब फार्मूले कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। आज हमने इस चैप्टर को ख़त्म करना है। आज वाले चैप्टर में हमने तो ये अपेरेंट पावर पढ़ा, और आपके पास पावर फैक्टर पढ़ा, ठीक है, और उससे पहले इफेक्टिव पावर पढ़ा। तो इफेक्टिव पावर बेसिकली आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और अपेरेंट पावर वो फिर वीआरएमएस और आरएमएस के प्रोडक्ट की इक्वल है। अभी ये जो सेकंड प्रॉब्लम हम इसमें दोबारा डिस्कस करेंगे वो ये है कि ये सर्किट गिवन है, इसमें आपको कहा जा रहा है कि ये पावर फैक्टर फाइंड कर दे एंटायर सर्किट का, ठीक है, एज सीन बाय द सोर्स, और एवरेज पावर फाइंड करे डिलीवर्ड बाय द सोर्स, ठीक है, एवरेज पावर आप उसकी जो सोर्स डिलीवर कर रहा है वो फाइंड कर दे। अब हमें यहाँ सिंपल वी आर एम एस गिवन है, करंट गिवन होता तो उससे हम ये जो पावर फैक्टर है ना उसके ये जो इनके एंगल डिफरेंस है वो निकाल सकते, लेकिन करंट नहीं है। तो बहरहाल हम पावर फैक्टर जेड से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले जेड फाइंड कर दें टोटल इम्पिडेंस सर्किट का, तो ये दो पैरेलल में है और ये फिर इसके साथ सीरीज में है, तो वो इसका इक्विवेलेंट लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये कैपेसिटिव, ये जो इसका ओवरऑल इफेक्ट है वो है भी वैसे जाहिर में भी नजर आ रहा है, इसमें एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है ना, तो इम्पिडेंस आपके पास कैपेसिटिव ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें एंगल चाहिए, और एंगल हमें किस लिए चाहिए? क्योंकि उसी एंगल का हम जब कॉज लेंगे वो हमें पावर फैक्टर निकालते हैं। पावर फैक्टर आपके पास मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। 0 आता है तो पावर रेजिस्टिव होता है, 1 आता है तो पावर रिएक्टिव होता है। अब ये इसके दरमियान आ गए, ये लीडिंग है या लेगिंग है, वो डिपेंड करता है कि वो कैपेसिटिव है या इंडक्टिव है, या वो डिपेंड करता है कि वो करंट लीड कर रहा है या वोल्टेज या करंट लेग कर रहा है वोल्टेज से। अब यहाँ वोल्टेज की इंफॉर्मेशन है लेकिन करंट की नहीं है। तो दूसरी बात हम फिर ये देखते हैं कि कैपेसिटिव है कि इंडक्टिव है, तो ये अब कैपेसिटिव लोड है, तो कैपेसिटिव के अंदर हमें पता होता है कि करंट जो है ना वो लीड करता है वोल्टेज से। तो वो लीडिंग, करंट लीडिंग होता है, इस वजह से इसके वजह से साथ हमने क्या लगा दिया, लीडिंग लगा दिया, क्योंकि ये कैपेसिटिव लोड है। अगर ये इंडक्टिव आता, प्लस साइन होता, इंडक्टर यहाँ लगा होता, तो फिर इसके साथ हम लेगिंग लगाते, ठीक है। बहरहाल कॉज फैक्टर ये आ गया, पावर फैक्टर। और इम्पिडेंस हमारे पास आ गया, तो हमारे पास जो इम्पिडेंस है उससे हम करंट निकाल सकते हैं। वी आर एम एस गिवन है और जेड के ऊपर उसे डिवाइड कर दे, यहाँ आपके पास आई आर एम एस आ जाएगा। तो आई आर एम एस इंटू दिस वी आर एम एस और इंटू पावर फैक्टर, ये आपके पास किसके इक्वल होता है? एवरेज पावर की इक्वल होता है। और एवरेज पावर वैसे पहले आप देख ले, दोबारा बार बार मुझे करना पड़ता है। एवरेज पावर देखें, हमने पिछले हफ्ते में ये पढ़ा था, एवरेज पावर इसकी इक्वल है। फिर हमने ये पढ़ा कि वी एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, ये इक्वल होता है वी आर एम एस के, वी आर एम एस के। तो ये देखिए, इस टू को आप अंडर रूट टू लिख सकते हैं ना, इसके नीचे भी अंडर रूट 2 कर दो, इसके नीचे भी अंडर रूट 2 कर दे, तो ये वी एम डिवाइड बाई अंडर रूट 2 वी आर एम एस के इक्वल हो जाता है, और आई एम डिवाइड बाई अंडर रूट 2 ये इसके इक्वल हो जाता है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? एस कहते हैं, अपेरेंट पावर कहते हैं, और इसका यूनिट होता है वोल्ट एम्पेयर। और इस एंगल को डिफरेंस का जब आप कॉज लेते हैं इसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो ये देखिए, ये पी एफ हो गया और ये एस हो गया, तो यहाँ से एवरेज पावर इक्वल हो गया एस एन टू पी एफ। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये एस एन टू पी एफ, ये वी आर एम एस, ये कॉस थीटा माइनस के डायरेक्ट बजाय पी एफ लिख दिया ना, तो ये वहाँ से एक ही बात है।
ये हमने ये गिवन है, ये फाइंड कर दिया, ये भी फाइंड कर दिया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एवरेज पावर यहाँ से आ गई। आप एवरेज पावर ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये आई का आप स्क्वायर ले, या आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये जो एवरेज पावर है ये गिवन है ना, तो ये 30 स्क्वायर, क्योंकि मैं अगर फार्मूला लिख दूँ वो इक्वल होता है वी आर एम एस इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टर। तो ये 30 स्क्वायर हो जाएगा, 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास ये 6.8 है ना, तो ये 6.8 पे आप डिवाइड कर दें। क्लियर है ये बात? इससे भी आपके पास ये 125 वाट ही आएगी। ठीक है, ये एवरेज पावर का, एवरेज और जी इंस्टेंटेनियस पावर, जो एवरेज पावर होते हैं बेसिकली यही रियल पावर होते हैं। और अपेरेंट पावर क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, इसको वोल्ट एम्पेयर से। रियल पावर या एवरेज पावर इसका यूनिट क्या है, वो वाट है, WA अपेरेंट पावर का यूनिट क्या है, वो वोल्ट एम्पेयर है। बार बार बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि यूनिट्स लिखने हैं फिर आंसर में। अभी सेकंड टॉपिक जो इस सेशन का है हमारा, वो कॉम्प्लेक्स पावर है। कॉम्प्लेक्स पावर। कॉम्प्लेक्स पावर अगर लेट सपोज अभी देखते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पावर हम इसलिए फाइंड करते हैं क्योंकि अभी तक हमने जितनी पावर डिस्कस की है, रियल पावर, रियल या एवरेज पावर, अपेरेंट पावर, आरएमएस वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, पावर फैक्टर, तो ये कॉम्प्लेक्स पावर के अंदर सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर हम ये एक ही फाइंड कर रहे हैं तो हम फिर सब फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए वो कैसे, कि जो आपके पास लेट सपोज एसी लोड लगा हुआ है, ठीक है, ये एसी लोड लगा हुआ है, इस जेड लोड के साथ जो वोल्टेज मिल रही है ये, और आई मिल रही है ये, ठीक है, ये टाइम डोमेन में है, वो आपके पास है। तो कॉम्प्लेक्स पावर आपके पास एब्जॉर्ब बाय द एसी लोड, जो एसी लोड है वो कॉम्प्लेक्स पावर जो एब्जॉर्ब करेगा वो इक्वल होगा, वो इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ करंट। वोल्टेज और करंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होते हैं, किसके इक्वल होते हैं। अब इससे पहले हमारे पास क्या था, जो एवरेज पावर है वो किसके इक्वल थे, वो हाफ वी एम आई एम और कॉज ऑफ वो जो थीटा वगैरह, ठीक है, थीटा का जो डिफरेंस था। इसको आप आरएमएस की फॉर्म में लिखेंगे तो ये इसका वी आर एम एस या आई आर एम एस लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम क्या करें कि अपेरेंट पावर जो क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ये जो कॉम्प्लेक्स पावर, इसको भी हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस से, अपेरेंट भी इससे कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इस और इसमें डिफरेंस क्या है कि वो आपके पास वी आर एम एस और आई आर एम एस के प्रोडक्ट की इक्वल था, वी आर एम एस और आई आर एम एस के प्रोडक्ट की इक्वल था। ये देखिए वी आर एम एस और आई आर एम एस के प्रोडक्ट की इक्वल था, ठीक है। और यहाँ ये आपके पास इक्वल है वोल्टेज और करंट की, करंट जो भी गिवन होगा ना उसका आपने कॉन्जुगेट लेना है। क्या लेना है, करंट की जो भी वैल्यू गिवन होगी इसका कंजुगेट लेना, कंजुगेट लेंगे, ये जो एंगल है ना इसके साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये 30 डिग्री है तो -30 डिग्री होगा, अगर -30 है तो वो +30 डिग्री होगा, और उसको वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करना और हाफ पे डिवाइड करना। अब ये आगे डिस्कस करते हैं ये कैसे आ रहा है। एज्यूम द पैसिव साइन कन्वेंशन इन टर्म ऑफ द आरएमएस वैल्यू, अगर इसको आप आरएमएस वैल्यूज की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर ये कॉम्प्लेक्स पावर इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ये देखें ना v डिवाइडेड बाय √2 हम लिख सकते हैं ना, और ये आई स्टेरिक डिवाइडेड बाय √2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आता है। और किसी भी वैल्यू को आप √2 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो वो आपको आरएमएस वैल्यू देता है। ये जो पीक वैल्यू है, ये पीक वैल्यू हमने यहाँ से ली थी ना वीटी और टाइम डोमेन में, तो पीक वैल्यू को जब आप √2 के ऊपर डिवाइड करते हैं वो आपको आरएमएस वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू देता है। ठीक है, ये आरएमएस इसके इक्वल होता है, आईआरएमएस इसके इक्वल होता है। तो इससे आपके पास जो ये जो इक्वेशन नंबर दिस है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी आर एम एस और थीटा वी माइनस थीटा आई हो जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट है ना। तो ये वी आर एम एस एंगल थीटा वी और ये आई आर एम एस थीटा एंगल आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो एक से दूसरे का एंगल हम क्या करेंगे, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि वैसे हम प्रोडक्ट लेते हैं तो एंगल आपस में ऐड होते हैं यहाँ सब्ट्रैक्ट क्यों है क्योंकि आई के ऊपर क्या है, वो कॉन्जुगेट है ना, तो वो जो इसका एंगल है वो बेसिकली नेगेटिव हो जाता है। ये हमने पॉजिटिव लिया ना तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए वो आप दोनों ऐड करेंगे तो वो प्लस माइनस हो जाएगा ना। ये बात समझ रहे हैं। और इसी जी इक्वेशन सर। को, इसी अपेरेंट पावर को आप अगर यूलर आइडेंटिटी के हिसाब से लेके, यूलर आइडेंटिटी क्या कह रहा था कि ई की पावर जे थीटा इक्वल होता है कॉज ऑफ थीटा प्लस जे साइन ऑफ थीटा। याद है ना ये चीज, यूलर आइडेंटिटी, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। यस सर। ठीक है, अब इसी चीज को अगर आप ये देखें तो ये मैग्नीट्यूड अपनी जगह, यहाँ चूंकि मैग्नीट्यूड 1 है
ठीक है, तो यहाँ 1 1 है इसके साथ, यहाँ VRMS IMS, तो ये हो गया, ये हो गया, इसका कॉज लेंगे, ये रियल पार्ट है, और इमेजनरी का क्या लेंगे, वो साइन लेंगे, इमेजनरी के साथ क्या होगा, साइन। ये समझ रहे हैं, ये वही चीज़ है, जस्ट एंगल डिफरेंस होगा, और इसके साइन के साथ जे होता है, और ये कॉज के साथ वो रियल पार्ट होता है। यहाँ तक क्लियर है? इस चीज़ को हमने जस्ट एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख दिया। भाई क्लियर है? यस सर। अच्छा, बाकी सारी तो द इक्वेशन कैन आल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन यस सर। 11.9 से भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स पावर इज द अपेरेंट पावर एंड हेंस, अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड जो है बेसिकली है वो अपेरेंट पावर, एंड हेंस द कॉम्प्लेक्स पावर इज मेजर्ड इन वोल्ट एम्पेयर। कॉम्प्लेक्स पावर को भी हम वोल्ट एम्पेयर में मेजर करते हैं। अच्छा, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड इसका किसकी इक्वल होगा, इस साइड का स्क्वायर और प्लस इस साइड का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। एक सेकंड यार, ये क्या मैसेज आ रहा है, काइंडली चेक योर ईमेल बॉक्स। अच्छा जी, चलिए ये डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लेक्स पावर को आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लोड एम्पिडेंस हमारे पास वोल्टेज डिवाइड बाय करंट की इक्वल होता है, और इसका भी आप आरएमएस वैल्यू दो और इसका भी ले ले, तो वो फिर आपके पास इसकी इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से वी आर एम एस जेड आई आर एम एस की इक्वल होगा, और इसको आप इस इक्वेशन 11.41 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 11.41 किधर गया, 11.41, इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये देखिए वी और आई की वैल्यू जस्ट आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपके पास एस इक्वल हो जाएगा आई आर एम एस स्क्वायर जेड या वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड मैग्नीट्यूड, जेड कंजुगेट, ठीक है, या वी आर एम एस। ये बस ये जो यहाँ से यहाँ तक बात है ना, कि ये जो जेड एस की वैल्यू है वो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। बहरहाल जो हमारा मेन कंसर्न है, जो हमने स्टार्ट में बात की, कि कॉम्प्लेक्स पावर के अंदर सारी पावर्स की इंफॉर्मेशन होती है। इसके अंदर एस भी होता है, इसके अंदर पी भी होता है, क्यों क्यों अभी डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्यों इसमें जरा एक नई चीज आ गई। यहाँ से अगर आप देखें ना कि z आपके पास इक्वल है r प्लस जे एक्स के, 11.46 में आप देखें तो आपके पास z आपके पास किसकी इक्वल है, सॉरी ये यहाँ से z आपके पास वैसे भी रियल कंपोनेंट प्लस जे या प्लस माइनस जे, ये x होता है ना, x माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होता है तो ये फिर प्लस हो जाता है। कैपेसिटिव के लिए ये माइनस होता है, इंडक्टिव के लिए ये प्लस होते हैं, ठीक है। और एस आपने इस इक्वेशन से आपने ये फाइंड कर दिया कि वो आई स्क्वेयर आर एम एस इंटू जेड होता है, तो आई स्क्वेयर आर एम एस अपनी जगह, और ये जेड की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दी यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस आई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा आई आर एम एस इसका स्क्वायर इंटू आर प्लस जे आई आर एम एस इंटू एक्स हो जाएगा। अब ये आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, इसको हम क्या कर रहे थे, ये अपेरेंट पावर, ये एवरेज पावर है ना, ये पी है, एवरेज पावर है ना, करंट का आप आर एम एस लेके स्क्वायर ले रहे और रजिस्टर के साथ, तो ये अपेरेंट पावर या सॉरी ये एवरेज पावर है। और ये जो चीज़ है ना आई आर एम एस और इंटू एक्स, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू एक्स, ये हमारे पास, इसको हम क्यों कहते हैं, ठीक है। और ये क्यों क्या है आपके पास, ये वेयर पी एंड क्यू आर द रियल एंड इमेज, ये इसका इमेजनरी पार्ट है, ये इमेज के साथ जो है ना ये इमेजनरी पार्ट है, और ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए अब तक हमने क्या सीखा, कि हमने ये सीखा कि जो बेसिकली पावर एब्जॉर्ब होता है वो रजिस्टर के क्रॉस होते हैं, और कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर जो है ना वो क्या होता है, वो एवरेज पावर तो जीरो होता है। एवरेज पावर क्या होता है, जो आप वोल्टेज दे रहे हैं, करंट उसमें से गुजर रहा है, तो वो आपके पास एक साइकिल में एनर्जी वो लेते हैं और मतलब एब्जॉर्ब करते, चार्जिंग होते हैं, और अगले में क्या होता है, वो डिस्चार्जिंग होते हैं, यही हो रहा है ना। अब ये कितनी हो रही है, इसका एक और मानिए बात है कि एक हाफ साइकिल में ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और हाफ साइकिल में ये डिलीवर कर रहे हैं। अब वो कितने, और वही रिएक्टिव पार्ट है, तो वो ये क्यों हमें निकाल के देता है, ये क्यों हमें बताता है कि कितनी जो है ना वो जो एनर्जी है वो आपके पास
एक किस्म के टू फ्रो मोशन हो रहे हैं, एक हाफ साइकिल में वो कंज्यूम कर रहे हैं और अगले में वो डिलीवर कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन से जो यहाँ आपके पास एस निकल आया कॉम्प्लेक्स पावर, वो पी प्लस जे क्यू के, इसमें जो पी है वो एवरेज पावर है और जो क्यू है वो आपके पास इमेजनरी पावर है, जो कि आपके पास क्या है, डिपेंड ऑन द लोड रिएक्टेंस, लोड रिएक्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और इसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टिव और क्वाड्रेचर पावर। ये क्यों को हम क्या कहते हैं, दिस क्यू इज क्वाड्रेचर पावर। या आपने क्वेश्चन गिवन होगा पेपर में कि ये सारी चीज़ें फाइंड करें, डेटा गिवन होगा कि ये सारी चीज़ें आपने फाइंड करनी है, क्वाड्रेचर पावर, एवरेज पावर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो 11.44 और 11.47 को आप कंपेयर करेंगे तो कौन कौन से हैं। 11.44 ये वाला है, ठीक है, इसमें ये देखिए ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट है। और 11.47 ये निकला है ना, 11.47 ये, तो ये देखिए ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट है। तो इसका आप देखिए कि बेसिकली ये आपके पास P है और ये आपके पास क्या है, Q है। तो Q आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं कि VRMS IRMS, इसको आप जो एंगल थीटा डिफरेंस है ना उसका आप साइन लेंगे तो वो क्वाड्रेचर पावर निकल आएगा, और उसका आप कॉज लेंगे, इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एवरेज पावर निकल आएगा। सादा सी बात है, ठीक है। अब ये जो क्वाड्रेचर पावर, अगेन साइन की वैल्यू क्या होती है, एंगल डिफरेंस जीरो होगा तो साइन जीरो क्या होता है, वो जीरो होते हैं। और आपके पास इनका एंगल डिफरेंस, मैं अब यहाँ साफ साफ लिख दूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये P है, एवरेज या रियल पावर, और ये क्या है, ये क्वाड्रेचर पावर है। ये तो हमने डिस्कस कर दिया, ये तो आपके पास 0 और 1 के दरमियान होता है, बिकॉज कॉज है ना, ये मिनिमम वैल्यू 0 आती है, मैक्सिमम 1 आती है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, कौन बताएगा, 5 मार्क्स मिलेंगे बोनस। इसकी मिनिमम वैल्यू ये साइन की, यहाँ तक बात कर लें सर, या 0 या 1। ना कर, 0 या 1। देखिए अगर इनका एंगल डिफरेंस क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो साइन 0 किसके इक्वल होते हैं, 0 के इक्वल होते हैं। 0। अगर इनका एंगल डिफरेंस क्या आ जी सर, जाए, 90 आ जाए, पॉजिटिव 90 तो ये डिग्री, फिर 1 होगा सर। 1 होगा, वेरी गुड। और अगर इनका एंगल डिफरेंस -90 भी आ सकता है ना, -90 भी आ जी सकता है सर। ना, तो वो किसके इक्वल होते हैं, साइन -90, वो -1 के इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं, तो ये जो क्वाड्रेचर पावर है ये -1 और 1 के दरमियान होगा, -1 और 1 के दरमियान 1। होगा। अगर 0 है तो मीन्स के वो तो रेजिस्टिव पावर, रेजिस्टिव लोड है। अगर -1 है तो मीन्स के पावर कैपेसिटिव लोड है। और अगर आपके पास +1 है तो इसका मतलब इंडक्टिव लोड है। समझ रहे हो कुछ, जी सर। ठीक है। जी सर। तो ये अगर 0 आता है तो मीन्स के रेजिस्टिव लोड है, और पावर फैक्टर क्या होगा, वो यूनिटी पावर फैक्टर होगा। अगर लेस देन 0 है तो मीन्स के वो कैपेसिटिव लोड होगा, पावर फैक्टर लीडिंग होगा। और ग्रेटर देन 0 है तो वो इंडक्टिव लोड होगा और वो लैगिंग पावर फैक्टर होगा। तो कॉम्प्लेक्स पावर नेट शेल जो डिफिनीशन निकल आई है वो ये कि ये प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वोल्टेज फेजर और वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज फेजर एंड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द आरएमएस करंट फेजर एज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, इट्स रियल, जो इसका रियल पार्ट है वो आपके पास रियल पावर होता है, और इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो रिएक्टिव पावर होता है, क्वाड्रेचर। तो कॉम्प्लेक्स पावर वी ए, और आगे जाके ना इसको बेसिकली हम इसका जो यूनिट लिखते हैं, सॉरी ये क्वाड्रेचर का हमारे पास रह गया, कि जो क्वाड्रेचर पावर है क्यों, उसका यूनिट क्या है, वो वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव, क्योंकि ये रिएक्टिव पावर हमने देखा ना, ये रिएक्टिव पावर होता है, दिस वन इज क्या, ये रिएक्टिव पावर है। तो इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट एम्पेयर, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर। सिंपल, वोल्ट एम्पेयर किस चीज का है, वो कॉम्प्लेक्स पावर का है, कॉम्प्लेक्स पावर या अपेरेंट पावर, एस, इन दोनों का यूनिट क्या है, वो वोल्ट एम्पेयर है। और इसी कॉम्प्लेक्स पावर के अंदर जो ये क्वाड्रेचर पावर है, इसका यूनिट क्या है, वो वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। ठीक है, कि रियल पावर और ये बाकियों से हम इसको जरा डिस्टिंग्विश कर दें। अब ये जी कॉम्प्लेक्स पावर हमने फाइंड किया, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और वी पी प्लस जे क्यों की इक्वल होते हैं।
जिसमें आपके पास, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कंजुगेट, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपने ये फाइंड कर दिया तो इससे अब आप अपेरेंट पावर फाइंड कर सकते हैं। अपेरेंट पावर क्या होता है, वो एस मैग्नीट्यूड की इक्वल होता है, और इसका आपने क्या करना है, इन दोनों का आप पी का स्क्वायर ले, क्यू का स्क्वायर ले, और उसका अंडर रूट ले लें। तो वैसे अपेरेंट पावर इसकी भी इक्वल है, और इससे भी आप, इससे भी ये देखिए, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये गिवन है तो इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो पी और की वैल्यू गिवन है, इससे भी कर सकते हैं। रियल पावर जो एवरेज पावर है वो आपके पास एस कॉस थीटा, ये हमने अभी डिस्कस किया। क्वाड्रेचर पावर उसका इमेजिनरी पार्ट है, ये एस का इमेजिनरी पार्ट है, तो वो इसकी इक्वल होते हैं। और पावर फैक्टर आपके पास पी बाई एस की इक्वल है, तो अगर यहाँ से पी और एस आपने फाइंड कर दिया तो ये पी बाई एस कर ले, तो आप उसका या कॉज एंगल डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज और करंट, इससे भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए ये पावर ट्रायंगल है। इसमें ये देखिए जो अपेरेंट पावर है वो इसकी स्क्वायर और इसकी स्क्वायर की इक्वल होता है ना, और उसका अंडर रूट, तो वो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो ऐसे होगा, ये हाइपोटेनस में आ जाएगा एस, ये आपके पास बेस आ जाएगा, और ये आपके पास, ये इसको आप वैसे प्लॉट रेक्टेंगल बनाते हैं ना, ये इसका रेक्टेंगल है, ये जो P प्लस जे किया इसका ये पावर ट्रायंगल है। लोड का लोड किसकी इक्वल होता है, Z इज इक्वल टू R प्लस जे एक्स होता है ना, तो ये R, और ये आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्म में पढ़ रहे होंगे, ये जो इसको प्लॉट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये इम्पेडेंस ट्रायंगल है। अब ये क्वाड्रेचर या पावर, ओवरऑल पावर ट्रायंगल के लिए आ जाए, तो देखिए पावर रियल होगा ना, तो पावर ये रियल आपके पास, इनका जो एंगल डिफरेंस है वो जीरो होगा, वो पावर रियल कंपोनेंट मींस रेजिस्टर होगा। अगर वो कुछ उसके साथ मतलब कैपेसिटर या इंडक्टर लगे हुए हैं, तो लेके अगर इंडक्टिव ओवरऑल इफेक्ट जो लोड है उसका वो इंडक्टिव है, तो ये जो क्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, वो लेगिंग पावर फैक्टर होगा, ये यहाँ तक ये ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास ये कैपेसिटिव है तो वो लीडिंग पावर फैक्टर होगा, वो ये आपके पास नीचे आएगा। तो ये मिनिमम में ये जो इसके मैक्सिमम वैल्यू है वो पॉजिटिव वन हो सकती है, मिनिमम वैल्यू इस क्यू की बात कर रहा हूँ, ये -1 हो सकती है, और इसके दरमियान और या जीरो हो सकती है, जीरो रेजिस्टिव, ये पावर कैपेसिटिव, ये पावर इंडक्टिव, और अगर इन बिटवीन है तो फिर आपके पास वो लेगिंग और लीडिंग उस हिसाब से फिर डिजाइन होगा। समझ गए भाई। तो एस के अंदर contain all the power जी सर। information of a load, the real part of S is the real, और ये बस हो गई, इंग्लिश खुद पढ़ लेना, उर्दू में मैंने बता दिया। अब ये बस इसको खत्म करते हैं, मेरा खुद सर में पेन स्टार्ट हो गया। ये वोल्टेज की वन है आपके पास टाइम डोमेन में, ठीक है, और ये आपके पास करंट की वन है। क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, कॉम्प्लेक्स पावर फाइंड कर दें, अपेरेंट पावर फाइंड कर दें, रियल और रिएक्टिव पावर फाइंड कर दें। इस टाइप का क्वेश्चन पड़ा होगा पेपर में, बार बार बता रहा हूँ, वैल्यूज चेंज होगी, ये सारी चीजें फाइंड करनी है। पावर फैक्टर फाइंड कर दे, पावर लोड एम्पेडेंस फैक्टर। फाइंड कर, जस्ट करंट और वोल्टेज की वैल्यू से आपने ये सारी चीजें फाइंड करनी है। मुझे ये बताए करंट लीड कर रहा है या वोल्टेज कर रहे हैं, ये करंट है ना 50 डिग्री है, और ये -10 है, तो आई लीड कर रहे हैं ना, आई लीड भी, तो पावर फैक्टर भी लीड करेगा, और अगर आई लीड करते हैं तो इसका मतलब कि कैपेसिटिव लोड लगा होगा। यहाँ से हमें डायरेक्ट पता चल जाता है। बहरहाल इनके हम RMS वैल्यूज इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि एस में हमें ये चाहिए होते हैं, एस इनके प्रोडक्ट की इक्वल होते हैं RMS के। तो ये VRMS IRMS, ये पॉजिटिव 50 डिग्री आया ना इसका, ये जो पॉजिटिव 50 डिग्री गिवन है, तो जब ये कॉन्जुगेट आप इसका लेंगे तो ये -50 हो जाएगा, और इनको आप प्रोडक्ट लेंगे, ये आ गया एस, ये आ गया। अब एस मैग्नीट्यूड क्या है, जस्ट इसका ये जो मैग्नीट्यूड हम लेंगे, एंगल हटा देंगे। देखिए ये कॉम्प्लेक्स पावर में एंगल होता है, वोल्ट एम्पियर उसका भी यूनिट है, अपेरेंट पावर में एंगल नहीं है, जस्ट इसका मैग्नीट्यूड आप लेंगे तो वो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके वो फिर अंडर रूट लेंगे ना, तो वो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा, 45 आ जाएगा, और ये वोल्ट एम्पियर, ये अपेरेंट पावर है, ये कॉम्प्लेक्स पावर है, ठीक है। और इसमें से आपके पास देखे, इसी को आप अगर उसमें कन्वर्ट कर ले, जैसे ये कन्वर्ट किया हुआ है, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये पोलर फॉर्म में, इसे आप उसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये जो चीज़ है ये पी होता है, और ये जो चीज़ है ये आपके पास क्यू क्वाड्रेचर होते हैं, ठीक है, ये पी है ये क्यू है। तो क्यू के साथ हम क्या यूनिट लगाते हैं, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। पावर फैक्टर क्या होता है, अगेन इससे आप एंगल डिफरेंस निकालेंगे, एंगल डिफरेंस आपके पास ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है एम्पेडेंस से भी, और यहाँ से भी आपने एंगल डिफरेंस निकाला हुआ है, वो -60 है।
तो -60 का आप कॉज लेंगे वो 0.5 आएगा। लीडिंग इसलिए कि यहाँ मैंने आपको बता दिया, देखिए आई लीड कर रहा है वोल्टेज को, कैपेसिटिव लोड है, तो ये लीडिंग पावर फैक्टर होगा। ठीक है, इट इज लीडिंग बिकॉज द रिएक्टिव पावर इज नेगेटिव। ठीक है, रिएक्टिव पावर आपके पास यहाँ से भी पता चल रहा है कि रिएक्टिव पावर नेगेटिव का मतलब ये कि कैपेसिटिव लोड है, तो इस वजह से ये लीड कर रहा है। जेड आप निकाल सकते हैं, ये V/I आपने निकाला, इसको इसके ऊपर डिवाइड कर दे तो जेड आपके पास ही आ जाएगी। और इस ये देखिए यहाँ भी इसके साथ एंगल क्या है, वो -60 है, तो ये भी आप देखें cos -60 आप यहाँ से भी कर सकते हैं अगर ये पहले फाइंड करते हैं, विच इज कैपेसिटिव एम्पिडेंस। ये वाला प्रॉब्लम खुद देख ले, सेम टू सेम है। इसमें ये कि आपको पावर फैक्टर गिवन है, उसकी वैल्यू 0.856 है। ठीक है, उससे आपने पहले एंगल निकालना है। आपको ये लोड लोड कितनी ये अब इसमें जरा उल्टा काम है ना, इसमें आपको ये किस चीज की वैल्यू गिवन है, वोल्ट एम्पेयर की, ये एस की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये पावर फैक्टर की वैल्यू गिवन है जो कि लेगिंग है, ऑलरेडी बताया हुआ है, और वोल्टेज आरएमएस आपके पास इसकी इक्वल है। तो ये बाकी चीज़ आप उससे फाइंड कर दे। तो अब मतलब फार्मूले हैं आपके पास, पी एफ इक्वल होता है एस बाई पी बाई क्यू, पावर फैक्टर इक्वल होता है ये ऑलरेडी सॉल्व ही है, लेकिन चलिए पावर फैक्टर आपके पास पी बाई एस की इक्वल होता है। तो अब उल्टा काम है ना, इसकी वैल्यू गिवन है, इससे पहले एंगल निकाले, एंगल आप निकालेंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ दैट पावर फैक्टर आप लेंगे तो आपके पास थीटा का पता चलेगा। यहाँ से फिर अपेरेंट पावर इतनी गिवन है, तो आप रियल पावर या एवरेज पावर किसकी इक्वल होगा, पी इक्वल होगा एस कॉस थीटा की, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। क्वाड्रेचर पावर रिएक्टिव पावर इसकी इक्वल होता है, इसमें पुटिंग कर ले ये आ जाएगा। ठीक है, तो सिंस पावर फैक्टर इज लेगिंग, भाई समझ रहे हो कुछ? कोई है भी कि नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। जय भाई, यस सर, सर जी समझ रहे यस हैं। सर। एक तो अपनी अटेंडेंस जरा लगा लो, तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। एक तो क्योंकि 27 स्ट्रेंथ है और एक दो लड़के आते हैं ऑनलाइन। आज जरा अटेंडेंस लगा लो, मुझसे डायरेक्टर साहब ने मांगी है ना। अब आप लोगों की लक है, जो जो ऑनलाइन है जल्दी जल्दी चैट में प्रेजेंट सर लिख दो कि मैं आज ये भेज दूंगा। मैं तो इतने दिनों से चांस दे रहा था कि चलो आज आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, तो आज मैंने देखे कोई मैसेज भी डिलीवर हो जाता है, कोई मैसेज भी नहीं सीन कर रहा। तो देखते हैं ना अभी क्या करते हैं फिर वो आपके साथ। भाई ठीक है, ये बाकी चीज़ें सेम टू सेम है, ये फाइंड करनी है, ऊपर जो डाटा गिवन है फार्मूले में जस्ट पुटिंग करनी है, इसमें कोई ऐसी कोई ट्रिकी चीज़ नहीं है। अब आप लोग आ जाए बस ये इसके ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ एसी पावर। एसी पावर ये अगेन इसको आप चाहे सीरीज सर्किट हो या पैरेलल हो, जितनी पावर आप देंगे उतनी ही कंज्यूम होगी। तो सीरीज में देखिए करंट, पैरेलल में देखिए करंट डिवाइड होता है, तो आप एस लेंगे वी और आई कंजुगेट, और ये इसको आप सम करेंगे तो अगेन वो S1 + S2 आ जाएगा। इसका मतलब जितना एस ये वोल्टेज ये सोर्स दे रहा है उतनी ही इन लोड्स के अक्रॉस जो है ना वो कंज्यूम होगी, चाहे वो सीरीज में है चाहे वो पैरेलल में है। ठीक है, जितनी आप कॉम्प्लेक्स रियल एंड रिएक्टिव पावर ऑफ द सोर्स इक्वल द रिस्पेक्टिव सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स रियल पावर ऑफ द इंडिविजुअल लोड, जितनी आप देंगे मतलब पावर उतनी कंज्यूम होगी। हम कई दफ़ा जो है ना ये चीज़ों को प्रूव कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, ये आपके पास सोर्स डिलीवर कर रहा है, जो ये सोर्स है आपके पास 20 वोल्ट ये गिवन है, और ये लाइन है और ये, तो आप इसका एस फाइंड कर दो, इस लाइन का फाइंड कर दो, और इस लोड का। तो इस लाइन का और लोड का जब आप फाइंड करेंगे तो वो आपके पास लोड और लाइन का आप फाइंड करके सम करेंगे ना, तो वो इसके इक्वल होना चाहिए। ये एस जो सोर्स है ना, ये 3 स्टेप्स में अलग-अलग किया हुआ है। ये सोर्स का फाइंड किया हुआ है, ये देखिए ये सोर्स का आ गया, ये 2163 दिस। और कैसे होता है, अगेन इसमें सिंपल रेजिस्टिव सर्किट है, आप इसको सीरीज सर्किट है, इसको सॉल्व कर दें, इस लेवल पे अब आपको आना चाहिए ये। ठीक है, ये सीरीज के लिए और ये पैरेलल के लिए, इन दो प्रॉब्लम्स को खुद देख ले, फिर कोई कैलकुलेशन में मसला हो तो मुझसे पूछ ले। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये पावर फैक्टर करेक्शन, ये वाला टॉपिक आपका असाइनमेंट है। और एक मैं बुक ज़रा शेयर कर दूँ, बुक में एक टॉपिक है, बस 1 मिनट मुझे दे से पहले कि सेशन ख़त्म हो। बुक नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर?
यस सर। अच्छा, जी सर। ये आप लोगों का असाइनमेंट है, ठीक है, ये लास्ट असाइनमेंट है आप लोगों का। असाइनमेंट 4 है कि 5, आई डोंट नो, मुझे अभी याद नहीं, 12 मैं देख लूंगा, लेकिन मैं इसका जो डेटा इसका आपको सॉल्व करने के लिए एक हफ्ता, ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। इस चैप्टर से आपके ज़्यादातर पोर्शन इस चैप्टर से आएगा। तो बहरहाल ज़्यादातर तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा मार्क्स का कह सकते हैं कि मतलब ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का क्वेश्चन इससे होगा। ये जो बिलिंग आपकी होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग, ये देखे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कॉस्ट, कोई है वो अपडा वाला जो लड़का था, वो कह रहा था मैं समझाऊंगा, रिजवान नाम था कि क्या था, ये कोई प्रेजेंट करे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसका आपने क्या करना है, आप लोगों ने ना, आप आपके घरों में सारे बैठे हुए हो, ठीक है, तो आप अपनी लोड कैलकुलेशन कर लो, इसमें सारा तरीका बताया गया है, ठीक है, इसको रीड आउट करना, ये आपके असाइनमेंट है। और जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कंजम्पशन है, आजकल क्या रेट चल रहा है यूनिट का? तुम लोगों सर को ये क्या 15 पता, कभी 15 कभी बिल 16 राउंड अबाउट। जी 9 रुपए सर। 14 नहीं है, इधर 14-15 के आसपास है अगर 14 है, रेवेन्यू ठीक निकालना है। है तो। बहरहाल वो आप बिल, कमर्शियल है। अच्छा आप ऐसे करें ना, आप बिल उठाए, आप आज आज अपने घर का बिल उठाना है, उस पे सारी डिटेल लिखी होती है कि पहले 100 यूनिट्स कितने के होते हैं और अगले कितने के, वगैरह वगैरह। तो पहले ये टॉपिक पढ़ ले, सबसे पहले काम ये कर ले, ये जो एक तो ये ना पावर फैक्टर करेक्शन, ये एक टॉपिक ये हो गया, ऊपर में जल्दी ये पावर फैक्टर करेक्शन, पावर फैक्टर करेक्शन ये कि आप मतलब अपने पावर लोड वोल्टेज करंट को वेरी करने के बजाय अपने लोड को आप इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि आपके पास जो पावर फैक्टर है ना, ये किधर गया, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द पावर फैक्टर विदाउट अल्टरिंग द वोल्टेज और करंट टू द ओरिजिनल लोड एंड नोन एज पावर फैक्टर करेक्शन। उसके साथ अगर इंडक्टिव लोड है तो कैपेसिटर लगाते, कैपेसिटिव लोड है तो इंडक्टर लगाते, वो किस हिसाब से, तो इस तरीके से आप पावर फैक्टर करेक्शन, ये एक टॉपिक हो गया, ठीक है। और इस पे ये छोटा सा एग्जांपल है कि वो, इसमें आप एग्जांपल को छोड़ के इसमें जो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ये सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन तो ये होगा। अगला ये है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, इसको ना समराइज करके अपने वर्ड्स में लिखने हैं, और अपने घर की ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कॉस्ट है ना, वो कैसे कैलकुलेट हुई है वो कैलकुलेट करनी है। या बेशक अपने एक कमरे की कर ले कि मेरे कमरे में इतने बल्ब लगे हुए, एक पंखा है, ठीक है, एक एसी लगा हुआ है, तो अगर ये ऑन हो इतने टाइम के लिए, ये तो एक महीने में कितना होगा, और उस हिसाब से फिर कितने मेरे बिजली, मेरे कमरे का खर्चा कितना आ रहा है, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एनर्जी, ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल से गिवन है। और फिर इसके ऊपर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व किया हुआ है कि मतलब अगर इस रेट से वो $5 पे हो तो फिर किस तरीके से होगा। आपके क्लास में है रिजवान नाम का लड़का जो आपडा में है, वो आपकी इसमें ज़्यादातर हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकोगे? यस सर, ट्राई कर लेंगे। ट्राई कर ले, ये आप लोगों के असाइनमेंट हर एक का डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि हर एक के घर में तो जाहिर सी बात है डिफरेंट वो है, कमरों में भी डिफरेंट चीज़ें है, तो बहरहाल इस हिसाब से आपने करना है। ये चैप्टर ख़त्म हो गया, चैप्टर 11। अगले में हमने रेजोनेंट चैप्टर नंबर 14 पढ़ना है, ठीक है, अगली वीक में। और उससे फिर अगली वीक में हमने वो सॉरी अगले क्लास में, ये जो वेंसडे को क्लास है ना, उसमें हमने लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर और बोर्ड प्लॉट, वो सारी चीज़ें देखनी है। कम से कम लो पास फिल्टर हाई पास तक पहुंचेंगे कि हम अगला लैब परफॉर्म कर सके फिर। और कोई क्वेश्चन हो? नो सर। अच्छा, कोई चले जी, फिर आप अगले क्लास तक ख्याल रखें अपना, और अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज अच्छा, और सर। एक और बात, ज़रूरी बात, वो अगले जो मंडे को क्लास होगा ना, पहला सेशन, उसके अंदर आपका एक छोटा सा क्विज होगा चैप्टर नंबर 9 में, छोटा सा क्विज होगा। ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। सही है सर।